आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 5 अगस्त का, और ये सारे करंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त सीरत नाथ पहले तो आपको नेशनल अफेयर्स की तरफ ले जाता हूँ। तो आज के जो भी करंट अफेयर्स हैं इसमें से आपको 2 करंट अफेयर्स मिलेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा न्यूज़ है तो उधर ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ मिलेगा आपको यूनियन कैबिनेट की तरफ से कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंटर सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब कुछ ना कुछ पैसे जो है दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिया गया है? ये है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जो है ये पैसे दिए गए हैं, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के अंतर्गत आता है। टोटल जो है बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए जो दिए जाएंगे 4 साल के अंतर्गत, मतलब फाइनेंशियल 2026 से लेकर 2029 तक जो है, फाइनेंशियल 2029 तक जो है ये टोटल 2000 रुपए करके दिए जाएंगे। ये जो 2000 करोड़ रुपए भी है ये भी ऐसा नहीं कि एक बार में दिया जाएगा, इसको जो है हर साल 500 करोड़ रुपए करके दिए जाएंगे। ठीक है, हर साल 500 करोड़ रुपए करके दिए जाएंगे। ऐसा टोटल 4 साल तक जो है दिए जाएंगे। अब ये 2000 करोड़ रुपए है, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इतना पैसा तो दे रही है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, और ये पैसा देने का कारण यही है कि इनको बोला गया है कि आप जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से उठाओ, और वो जो 20,000 करोड़ रुपए उठाओगे उसमें से आपको फंड करना है कोऑपरेटिव्स को, कि वो अपना जो मॉडर्नाइजेशन कर पाए, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाए और वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ा पाए। अब कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन होता है उसके बारे में समझते हैं। कोऑपरेटिव्स वो पीपल, कोई भी नंबर ऑफ पीपल जो है एक साथ मिलके कोऑपरेटिव बना सकते हैं अंडर द कोऑपरेटिव लॉ, जो बैंक की तरफ से है उसके अंतर्गत। ठीक है, बैंक नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो सकता है, और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, और इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो गए जो कि मोस्टली सीडिंग भी प्रोवाइड करती है, अगर कोई सीड की ज़रूरत है, फार्मिंग टूल की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करती है। और इसके साथ देखा जाए तो और इसके साथ यहाँ क्या आ सकते हो, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हो गए, उसके हाउसिंग कोऑपरेटिव भी आपने देखा होगा। तो ये सारे जो है एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो इनका ही जो है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए या नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जो है ये 2000 करोड़ रुपए जो है एज अ फंडिंग दी गई है, और इनके ऊपर पूरी निगरानी रखने का काम जो है वो होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो इन्हीं को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए दिया गया है। जो लोन डिसबर्समेंट है या तो प्रोजेक्ट फॉलोअप है, कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना काम हुआ है प्रोजेक्ट पे, वो सब के ऊपर इवन मॉनिटरिंग और रिकवरी, ये सब का काम भी जो है एनसीडीसी को संभालने के लिए दिया गया है। कोऑपरेटिव को जो है लोन के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव को जो लोन है वो दी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट चैनल के थ्रू या डायरेक्टली एनएसडीसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो फंडिंग गाइडलाइंस है, डायरेक्ट फंडिंग गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। तो हम इस फंडिंग गाइडलाइन के ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि फंडिंग गाइडलाइन के ऊपर एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप या तो इसको सर्च कर लो, ठीक है, या तो अभी के टाइम पे इतना ही समझ लो, ठीक है, फंडिंग गाइडलाइन के बारे में समझ लो कि फंडिंग गाइडलाइन जब मीट करेंगे तभी जो है एनसीडीसी जो है उधर से जो है लोन ले सकता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स होंगे वो। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेंबर जो है एक तो वॉलंटरी बेस पे होता है, ठीक है, जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है। कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है, लोन का बेनिफिट मिल जाता है, ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, क्या गोल रहने वाला है? मोस्टली गवर्नमेंट का गोल यही है कि जो PACS है, मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इनको जो है लोन प्रोवाइड किए जाए। मेन मोटिव यही है, इसी वजह से इसको इस 2000 करोड़ रुपए जो है एनएसडीसी के पास जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कारण है एनएसडीसी को जो है 2000 करोड़ रुपए देने का, कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, टोटल देखोगे तो 2.9 करोड़ मेंबर्स, उनको बेनिफिट करने के लिए ये जो है 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या रहता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे मैंने आपको बताया वही होते हैं, बट ये एक स्पेशलिटी रहती है इनके पास कि जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उसका बेनिफिट ले पाते हैं। उसके साथ जो सामान है, जो भी प्रोक्योरमेंट है वो भी फार्मर से कर सकते हैं। उसके साथ जो सामान है या तो जो भी फार्मर जो उगाते हैं अनाज, वो जो है होलसेल रेट में भी खरीद सकते हैं। तो एमएसपी देने का काम भी इनका ही रहता है। इवन लोन भी प्रोवाइड करते हैं। लोन के बारे में बात करें, अगर किसी फार्मर को लोन चाहिए, ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक से जो है सीधे के सीधे जाके लोन नहीं ले पाता, उसको जो है लोन लेना पड़ेगा PACS से ही। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
तो इससे ही लोन लेना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कोऑपरेटिव बैंक के पास जाके लोन नहीं ले सकता। कोऑपरेटिव बैंक वाले जो है पहले तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इनको पैसा देते हैं और उसके बाद जो फार्मर को लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ कौन कौन बेनिफिट होने वाला है, इसके साथ जो वुमेन लीड कोऑपरेटिव है उनको बेनिफिट होगा। लेबर कोऑपरेटिव, मैंने पूरा डिफरेंट कोऑपरेटिव है, कोई भी कोऑपरेटिव बना सकता है, कोई मान लेते हैं कि बैंक का कोऑपरेटिव बना सकता है, कोई एसबीआईपीओ का कोऑपरेटिव बना सकता है कि हम जो है एसबीआईपीओ के जो बच्चे हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उनको फ्री क्लासेस देना चाहते हैं क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट है ना। तो ये सारे चीज़ देख सकते हो कि ऐसे रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई बना सकता है। आप कोई 10 फ्रेंड मिल जाओ और फिर बोलो कि हमें जो है बैंकिंग स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाना है, तो या आप भी एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाओगे जो कि बैंकिंग स्टूडेंट को फ्री में पढ़ा रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बना सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। कौन कौन सेक्टर इसके अंदर कवर रहने वाले हैं, इसके अलावा जो वुमेन लीड कोऑपरेटिव है, लेबर कोऑपरेटिव है, इसके अलावा आपको डेयरी मिलेगा, फिशरी मिलेगा, शुगर मिलेगा, टेक्सटाइल मिलेगा, ये सब मिलने वाला है। और इसमें वर्किंग कोऑपरेटिव्स भी इंक्लूड रहने वाले हैं। तो ये कुछ कोऑपरेटिव्स है जो इंक्लूड रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है और गवर्नमेंट का गोल क्या है कि जो लोन है वो प्रोवाइड की जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को। इसमें आपको टोटल मेंबर मिलेंगे 2.9 करोड़ रुपए, 2.9 करोड़ मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लिख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको मिलेगा जुलाई के मंथ में, जो है इसके ऊपर पहले बात की गई थी, बट अभी रिसेंटली 2 और लैस बनाए गए हैं जिसके से न्यूज़ में है, तो हम इस न्यूज़ को पूरा का पूरा कवर ही कर लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने लॉन्च किया है रीजनल प्रोसेस लैब, और ये जो प्रोसेस लैब है इसको बनाया गया है आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत। और गोल क्या है कि टोटल 20 लाख ट्राइबल जो ग्रास रूट वर्कर है उनको एम्पावर करने का। ये जो स्कीम है आदि कर्मयोगी अभियान, ये जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनके लिए बनाया गया, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। ये एक तरह का क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, अ नेशनल मिशन फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर ट्राइबल इंडिया, मतलब गवर्नेंस जो है वो ट्राइबल इंडिया तक पहुंच पाए, यही काम है आदि कर्मयोगी अभियान का। तो इसके अंतर्गत एक रीजनल प्रोसेस लैब बनाया गया है जो कि स्टेप 1 है, या तो पिलर का जो है पहला पार्ट है 3 पिलर्स के। तो आप ये पिलर देख सकते हो, ये पिलर में जो पहला पार्ट आपको मिल रहा है ये मिलेगा आपको रीजनल प्रोसेस लैब। दूसरा जो पार्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा स्टेट प्रोसेस लैब, ठीक है, SPL मतलब क्या हुआ, स्टेट प्रोसेस लैब। तीसरा जो मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें अभी के टाइम पे 2 नए RPL बताए गए हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में 2 RPL आए हैं जिसकी वजह से हमें पूरा न्यूज़ पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि एग्जामिनर कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर बात करें RPL की, तो RPL जो है एकदम नीचे भाग का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इधर जो है एज अ ट्रेनिंग हब की तरह इसको बनाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। किसके लिए ट्रेन किया जाएगा कि वो जो है स्टेट मास्टर ट्रेनर बन पाए। और स्टेट मास्टर ट्रेनर क्या करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे स्टेट प्रोसेस लैब, और स्टेट प्रोसेस लैब में जो भी लोग रहेंगे वो ट्रेन करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है पिरामिड रहने वाला है, ठीक है। तो जो RPL है वो फर्स्ट पिलर है 3 टायर का, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ये पूरा का पूरा जो पिलर बनाया गया है ये बनाया गया है कि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस दी जाए जो ट्राइबल के लोग हैं उनको, और इसके लिए सपोर्ट किया गया है बाय भारत रूरल लिवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो RPL बनाया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लॉन्च किए गए हैं और पहले जो है 2 लॉन्च किए गए थे, उसके बारे में चीज़ें कवर करते हैं। तो इसके बारे में कवर करेंगे। तो एज ऑफ अगस्त 5, 2025 मतलब आज के दिन में मिलेगा आपको टोटल 4 RPL। एक तो आपको मिलेगा जो पहला जो लॉन्च किया गया था 10 जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था, और इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो पहला जो RPL बनाया गया था उसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, और इसमें आपको मिलेगा कि स्टेशन मास्टर जो ट्रेनर है वो आ रहे थे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। उसका नेक्स्ट जो आपको लॉन्च मिलेगा वो मिलेगा 22 जुलाई 2025 जो कि भोपाल में किया गया था, और इसके अंदर का जो SMT आएंगे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से आएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट देहरादून में जो है लॉन्च किया गया था वो UK मतलब उत्तराखंड में 1 अगस्त 2025 में। ये अभी के टाइम पे न्यूज़ आया है तो इसलिए मैंने आपको पूरा पढ़ावा दिया है। तो ये SMT जो है ये उत्तराखंड से आएंगे, हिमाचल प्रदेश से आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे और उत्तर प्रदेश से आएंगे। और चौथा और आखिरी जो है भुवनेश्वर जो उड़ीसा है वहाँ पे बना है RPL
और ये इसमें आपको मिलेगा 1 अगस्त 2025 में इसको भी लॉन्च किया गया है और इसमें टोटल 25 जो है SMT रहेंगे और यहाँ से आप जो 25 SMT रहेंगे ये आपको मिलेंगे उड़ीसा, बिहार, झारखंड से। और ये सबको जो है BRLF जो है इसको सपोर्ट करता है, जितने भी RPL है सबको जो है BRLF जो है सपोर्ट करता है। तो इसके द्वारा ही जो है पूरा का पूरा चलने वाला है, मतलब पूरा का पूरा जो फैसिलिटी है यही देने वाला है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना। ठीक है, छोटा सा न्यूज़ है, इतना कोई मुश्किल न्यूज़ नहीं है। आपको जो 3 पिलर है ये याद रखना है। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आदि कर्मयोगी अभियान किस वजह से लॉन्च किया गया था। ट्राइबल को जो है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस मिल पाए उसके लिए लॉन्च किया गया था। और ये पूरा का पूरा पिलर का क्या काम है ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है लॉन्चेस के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है अपना घर इनिशिएटिव फॉर ट्रक ड्राइवर। जैसे कि देख सकते हो ये अपना घर एक तरह का होटल है जो कि हाईवे के आसपास रहेगा, नेशनल हाईवे के आसपास रहेगा। जो भी ट्रक ड्राइवर जिसको रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो वो ऐसे जो अपना घर जो होटल्स रहेंगे वहाँ पर जाके रह सकते हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि टोटल 368 यूनिट्स ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें 4611 बेड्स रहेंगे। इसमें इंक्लूड डॉर्मेटरी भी रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना। मोस्टली यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी मिलने वाला है और डॉर्मेटरी मतलब पता होगा कि जहाँ पे एक रूम बड़ा सा रहता है, जहाँ पे एक रूम बड़ा सा रहेगा और फिर वहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब 8 लोग 10 लोग ऐसे करके रहेंगे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा होगा अपना घर, ये रहेगा पब्लिक सेक्टर जो OMC है उसमें जो फ्यूल आउटले रहता है पब्लिक सेक्टर, जैसे कि ONGC हो गया। ठीक है, जितने पब्लिक सेक्टर है BPCL होंगे तो वो सबके सामने ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाया जाएगा। ठीक है, ये बनाया जाएगा जो अपना घर है। अब अपना घर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो अपना घर जो होटल है यहाँ पे रजिस्ट्री करने के लिए जो है अपना घर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जहाँ पे बुकिंग किया जा सकता है। जैसे कि गोवा बीबू में किया जाता है वैसी सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी पॉसिबल है और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, बात करें सब्सक्रिप्शन की तो सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल का मिल जाएगा 349 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो बैंकिंग लॉ के ऊपर पता होगा, बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 लाया गया है जो कि 1 अगस्त 2025 से एप्लीकेबल है। इसके बारे में चीज़ें पढ़ते हैं क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कुछ की मेजर बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 का और ये जो है 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव तो हो जाएगा, बट इसके बारे में नोटिफाई किया गया था 15 अप्रैल 2025 में। टोटल देखा जाएगा टोटल 19 जो है अमेंडमेंट किए गए हैं, पर उसमें से 5 जगह पे जो है एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है। कौन कौन से 5 एक्ट को? एक तो मिलेगा आपको RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949, SBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 और उसके बाद बैंकिंग कंपनी एक्ट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1980। तो ये 5 आप देख सकते हो कि ये 5 जो एक्ट्स हैं इसको जो है अमेंडमेंट किया गया है अंडर दिस बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 के अंतर्गत। क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि बैंक का जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो, स्पेशली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका, और जो डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है प्रोटेक्शन हो। ठीक है, और ऑडिट और रिपोर्टिंग जो है अच्छे से हो पाए, ये सारा जो है पूरा का पूरा प्लान है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, कुछ की प्रोविजन और अमेंडमेंट जो कि हमें ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला तो आपको मिलेगा सस्टेनेबल इंटरेस्ट एरिया मिलेगा, सस्टेनेबल इंटरेस्ट जहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज किए गए हैं। तो इसका जो थ्रेशोल्ड था पहले जो था वो 5 लाख रुपए था, अब इसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है जो अलाइंड है विद इन्फ्लेशन एंड सेक्टर ग्रोथ से उसके साथ। और ये जो है आपको मिलेगा 1968 से जो है अपडेट नहीं किया गया था और अब जाके इसका जो है थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्पेशली ये सारे एक्ट में चेंज किए गए हैं। तो इसमें जो डायरेक्टर का टर्नओवर है वो बढ़ाया गया है। पहले जो मैक्सिमम टर्नओवर था डायरेक्टर का कोऑपरेटिव बैंक्स में वो 8 साल का था और अब बढ़ा के जो है 10 साल कर दिया गया है। और ये चीज़ें की गई है या तो इसको जो है सपोर्ट किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर का जो चेयरमैन है या होल टाइम डायरेक्टर है इसको एक्सक्लूड करके किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेयरमैन रहेगा या होल टाइम जो डायरेक्टर रहेगा उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा कि 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया।
उसके बाद अनक्लेम्ड एसिड के बारे में बात करें, जो कि हमने अभी परसों ही पढ़ा था, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में। तो ये कौन सा फंड होता है, इसके अंदर का जो डिविडेंड होता है या तो शेयर्स रहता है जो 7 साल तक जिसको क्लेम नहीं किया जाता, वो इस फंड के अंतर्गत चले जाता है। तो पहले क्या था कि ये जो है एप्लीकेबल नहीं था और अब के टाइम पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये जो ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पहले एप्लीकेबल नहीं था, बट अभी के टाइम पे ये एप्लीकेबल है। नहीं चलता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि देखो बैंक्स को जो है ऑडिट करने के लिए आरबीआई ऑडिट करती है बैंक्स का, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है बैंक को जो है ऑडिट किया जाता है, ठीक है। पीएसबी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मोस्टली ऑडिट किया जाता है। बट अभी के टाइम पे क्या कर दिया गया है कि जो पीएसबी है उनको बोला तो अपना ऑडिट तुम खुद से ही करो। पहले क्या था कि आरबीआई और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी मिलके, लेकिन अभी बोला है बैंक को तुम खुद से ही जो है जो भी ऑडिट है वो करो। और ये जो है ऑडिट की जो ऑटोनॉमी है ये पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दे दिया गया है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान दे चलना। अब रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो रिपोर्टिंग में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले हर फ्राइडे को रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी और अब जो है रिपोर्टिंग या तो फोर्टनाइट मतलब कि 15 दिन के बाद करना पड़ेगा, मंथली बेस पे करना पड़ेगा और क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। हर 3 महीने हर मंथली और हर 15 दिन में जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि हर फ्राइडे को जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जो कंप्लायंस जो बर्डन था वो बढ़ चुका था। तो ये रिड्यूस करने के लिए कंप्लायंस बर्डन ये चीज़ें की गई है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, बिफोर दिस एनएचमेंट ऑफ दिस न्यू लॉ अंडर द बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट, जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट था वो शेयर होल्डर के पास या तो ओवर 5 लाख था या तो 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल था, जो भी लोअर रहेगा वो था, ठीक है। और अब जो है कुछ चेंजेस कर दिए गए और हमने वो सारे चेंजेस एक एक करके पढ़ लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लाइसेंस के ऊपर। चॉइस एएमसी को जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस करने के लिए जो है वो अलाउ कर दिया गया है बाय सेबी। अब ये जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस कर सकता है, मोस्टली फोकस रहने वाला है इंडेक्स फंड और ईटीएफ में, ठीक है। ये इसका मोस्टली फोकस रहने वाला है काम करने के लिए, ठीक है। कुछ अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं हम एक एक करके। मेजरली जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ वन लाइनर्स के साथ समझ सकते हो कि अपॉइंटमेंट्स ये सारे, इसको भी हम खत्म करते हैं। तो वाइस एडमिरल जो संजय जी हैं, इनको अभी के टाइम पे अपॉइंट किया गया 47 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये आप देख सकते हो, इनको जो है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया और इनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले गए थे, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान दे देना। पहला तो इनको सेना मेडल जो रहता है, 2 तरह के जो है सेना मेडल दिए गए थे। इनका मेजर काम था INS मैसूर, INS सियाद्री, INS विद्युती, फिर नसक, ये सारा आप देख सकते हो। ये सब में जो है इनका मोस्टली काम था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने काम किया था, ये भी चांसेस कम है, यहाँ से पूछा जाने के चांसेस कम है, बट थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ लेना ही पर, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना है कि 2020 में जब आपको पता होगा कि अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो गुलवान वैली में जो चाइना और इंडिया के बीच में क्लैश हुआ था, उसमें ये ईस्टर्न फील्ड को संभाल रहे थे 2020 में। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट से बढ़ते हैं। एक वाइस एडमिरल, आपको जैसे मैंने नेवी का बताया, तो वाइस एडमिरल एक और है, इनका नाम है एम चंद्रा। अभी के टाइम पे असिस्टेंट चीफ ऑफ पर्सनल ह्यूमन डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेशनल नेवल एकेडमी के जो है कमांडेंट के तौर पे, ठीक है। ये कमांडेंट आना चाहिए था, कमांडेंट के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये वही एकेडमी है जहाँ पे इंडियन नेवी ऑफिसर के जो हैं ऑफिसर्स निकलते हैं। तो ट्रेनिंग करने के लिए जब आप नेवी के बारे में बात करें तो सीडी से तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके साथ नेवी जो टेक्निकल एंट्रीज कराती है उसके द्वारा हो सकता है, या नेवी का जो भी एग्जाम होता है, INA का एग्जाम होता है अलग से, वहाँ से होता है। बट जो भी हो, जहाँ से भी आपका या तो किसी भी पर्सन का जो सिलेक्शन होता है वो जाता है INA एकेडमी में, मतलब कि इंडियन नेवल एकेडमी में ही जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहीं पे जो है इनको एज अ वाइस एडमिरल जो थे इनको अपॉइंट किया गया एज अ कमांडेंट के तौर पे। इससे पहले जो संभाल रहे थे वो CR प्रवीण नायर जी संभाल रहे थे, तो अभी के टाइम पे इनको रिप्लेस किया जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रॉबर्ट रवि को जो है अपॉइंट किया गया CMD ऑफ BSNL और फिर MTL का। इनको जो भी रोल था इसका ये एक्सटेंड किया गया टोटल 3 महीने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं और इतना डीप में पढ़ना भी नहीं है इसको। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है भारत बी भाटिया के बारे में बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर ऑफ एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेटर्स के तौर पे 2027 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इनका जो नॉमिनेशन जापान का जो कवाई हैं इनके द्वारा जो है किए गए हैं और ये चेयरमैन थे APG 2027 का, ठीक है। ये 27 है, ठीक है, 2027 नहीं, सॉरी, ये 27 है, मतलब 27 वाली मीटिंग है। यहाँ पे जो है इनको अपॉइंट किया गया था या तो नॉमिनेट किया गया था। ये थोड़ा इनका नाम थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें शॉर्ट नोट्स की तो यहाँ पे जो है जो PDF है ये आपको शॉर्ट नोट्स से मिल जाएंगे। और बात करिए PDF कहाँ पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF। और बात करें वीडियो की तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सरकारी चैनल। हाँ, एक चीज़ रहेगी हमारी तरफ से, जो करंट अफेयर्स है वो आई थिंक 3 तारीख और 4 तारीख का बाकी है ना, तो वो मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इवनिंग तक मैं आपको वो वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। PDF ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टेलीग्राम ग्रुप में, बट मेरे ख्याल से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। थोड़ा वाईफाई का दिक्कत था, ठीक है, कल वाईफाई कुछ ख़राब हो गया था और 2 दिन तक टोटल ख़राब ही रह गया, तो इसलिए नहीं कर पाया, बट मैं जल्द से जल्द जो है इसको भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। सो अभी हम इतना रखते हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय।